डेक्वाइटी में इनकाउंटर शुरू हो गए, रोज ही कहीं यहाँ इनकाउंटर आ रहा, कहीं वहाँ। डाकुओं को लिस्टिंग शुरू कर, अब बड़ा सिस्टमेटिक एक डाकू समस्या पर प्रहार शुरू हो गया। रात को 1 बजे पहुँचे हम लोग, 7 किलोमीटर पैदल चल के उस गांव को घेर लिया। हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था, पश्चिमी भाग हमारा था। तब तक एक आदमी पानी निकाल रहा था और जोर जोर से घिरी की आवाज़ है, जब पानी निकालता तो आवाज़ आती है ना, उसी समय एक आवाज़ आई। थोड़े दूर हम लोग गए तो गोलियां चलना शुरू हुई। दूसरा डाकू ने गोली चलाई तो मेरे कान के बगल से निकल गई। एक दिन कुछ पढ़ने का मन किया, सोचा ऑनलाइन कोई किताब खरीदें। बड़ी मशक्क़त के बाद एक टाइटल पर नज़र पड़ी, परित्राणाय साधूनाम। गीता के अध्याय 4 का उपदेश है, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्ट का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। किसी किताब का टाइटल ऐसा पढ़ के नज़र थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाती है ना। आखिर किसी ने अपने जीवन में दुष्टों का नाश करने के लिए ऐसा क्या किया? खैर, किताब ऑर्डर करी, पढ़ी और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए डॉक्टर यादव जी से मुलाकात करने चल पड़े, जो एक छोटे से गांव से होने के बावजूद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से रिटायर हुए और अपने 40 साल के करियर में उन्हें मेहदोरा में डाकुओं का एनकाउंटर करने के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। उन एनकाउंटर्स का इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ा कि डाकू समस्या पर प्रहार शुरू हो गया और लगभग 500 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया, जिसके इंचार्ज डॉक्टर यादव खुद थे। और ना सिर्फ ब्लू कॉलर क्राइम, बल्कि वाइट कॉलर क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रूल्स भी लिखे। तो चलिए बॉलीवुड की रील से दूर चलते हैं और रियल लाइफ हीरो से मिलते हैं, जो माँ से मिले हुए संस्कारों को अपना आदर्श मान के हमेशा कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। सर, हमने आपकी आत्मकथा में पढ़ा था कि आपने एक किसान परिवार में जन्म लिया था। आपकी बचपन को लेके काफ़ी यादें होंगी। कैसा रहा था आपका बचपन? बचपन बड़ा सुखमय भी था। ये क्रांति का वर्ष था 1942, ब्रिटिश इंडिया के समय। 7 जनवरी 1942 को ही मेरा जन्म हुआ था, एक कृषक परिवार में। मेरे पिता श्री जगन्नाथ सिंह यादव जी और माता श्रीमती देवराजी देवी जी की मैं सबसे बड़ी और पहली संतान। गाजीपुर ज़िले के पश्चिमी इलाके पर है, सुदूर, आसपास कोई बड़ी बस्ती नहीं, गांव छोटा सा, और उसमें यादव, पाल, हरिजन, गोसाई, बस 4 छोटी जातियाँ, सब गरीब। वो परिवेश ऐसा था जिससे कि आपका व्यक्तित्व विकसित हुआ। बचपन जो बीता वो बड़ा सीधा साधा सच्चा, झूठ बोलना तो कोई जानता ही नहीं था गांव में। तो एक जो सांस्कृतिक परिवेश बचपन का मिला, वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाया। तो हमारा बचपन बिल्कुल प्रकृति की गोद में, बिना आज की सभ्यता से बहुत दूर, बिना किसी सुविधा के, उस एरिया में बीता। सर, आपने अपनी पूरी सेवा के दौरान मॉरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्यों को बहुत तहरीर दी। आपके अंदर समर्पण का भाव कैसे आया? जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था तो हमारी माँ ने कहा कि इसके पहले घर में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल ही नहीं था। एक रामायण खरीदी जिसमें एक अर्थ सही था, क्या पढ़ के मुझे सुनाओ। उसका प्रभाव मुझे पड़ा कि सब लोग अपना जो अपनी ड्यूटी थी बड़े कायदे से कर रहे हैं, सही बोलते हैं, त्याग कर रहे हैं। त्याग, राजपाट छोड़ दिया, लोभ नहीं है। भरत को राज मिला तब भी नहीं लिया उन्होंने। तो ये त्याग की जो भावना थी, ये बचपन में ही रामायण के पढ़ने से दिमाग में थी कि त्याग करना साधारण सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसान परिवार से होने के बावजूद सिविल सर्विसेज के बारे में अचानक ख्याल कैसे आ गया आपको? जब BHU आए तो BHU में हॉस्टल में रहे, बिरला हॉस्टल में हम, तो विचार हुआ कि मैं प्रोफेसर बनूं। हुआ ये कि MA फाइनल में
हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुछ मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे फर्स्ट क्लास नहीं मिला। तो क्या करता, कहा कि अब इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन सकते तो सिविल सर्विसेज में बैठा जाए। तो पहली बार एमए करने के बाद आईएएस के बारे में सोचा। सर, आपने सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के वक्त फंडामेंटल राइट्स के बजाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ऐसा क्यों है? लॉ में हम लोगों का प्रोफेसर त्रिवेदी थे, तो वो कहते थे कि जो सामान्य मान्यताएं थी कि फंडामेंटल राइट जो है ये हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहते थे नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा लॉ ज्वाइन किया, लॉ में आपको क्या पसंद है? मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट की पॉलिसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्देश दिया है। उसमें ये निर्देश है कि देश की संपत्ति का बंटवारा ऐसे हो कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति नहीं चली जाए, ये संविधान में लिखा हुआ। तो हमारे संविधान में ऐसी बातें हैं कि बहुत इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संविधान हमारी संस्कृति के अनुसार है, कल्चर के अनुसार है, हमारी सोच के अनुसार है। और संविधान उन लोगों ने बनाया है जो संघर्ष करके आम जनता से उठे हुए। इंटरव्यू के बाद आपने पुलिस सर्विसेज को ही क्यों चुना? ऐसा क्या मोटिवेशन फैक्टर था आपका? भारत सिंह यादव एसएसपी थे लखनऊ के, तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि देश सेवा की भावना या सेवा की भावना मन में है तो आईपीएस में जाओ, क्योंकि पुलिस में जितनी सेवा का अवसर मिलेगा उतना किसी सर्विस में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा नौकरी में जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी के पीछे हाथ धो के मत पड़ना, रूटीन में कोई फंसे तो मत छोड़ना, लेकिन किसी को ठीक करना है हाथ धो के मत पड़ना, क्योंकि छोटा से छोटा आदमी तुम्हारा बहुत नुकसान कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि बिल्ड अप योर रेपुटेशन सर्विस में, अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाओ। जब कभी संकट में नौकरी में आओगे तो रेपुटेशन तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरा उन्होंने कहा कानून का पालन करने से ह्यूमन टच रखना, मानवता रखना, और कानून और सत्य के बीच में सत्य को चुनना। आपकी पहली पोस्टिंग कब और कहाँ हुई थी? ये पहली पोस्टिंग हमारी मुरैना ज़िले में जोरा में हुई। उस समय चंबल घाटी में डाकुओं की भरमार थी, जिधर जाओ डाकू मिलता था। सरकार में भी फोकस नहीं था डाकू मारने का, तो डाकुओं का संतरास बढ़ गया था। और वो डाकुओं में राजपूतों का गैंग है, ब्राह्मणों का गैंग है, पाछी का गैंग है। तो जिनके गैंग्स होते थे उनकी किडनैपिंग नहीं होती थी। बनियों का कोई गैंग नहीं था। नॉर्मली बनियों की होती थी या पैसे वाली किडनैपिंग, उसको पकड़ करते थे। अब पकड़ के ले जाएं, फिर पैसा मांगे, नहीं फिरौती नहीं तो मार देते थे। तो फिरौती लेते थे सब, उनको बिचौलिया थे जो कि पैसा लेके ले जाते थे। तो जनता ऊब गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस और डाकुओं का गठबंधन नहीं तो डाकू मार क्यों रहे। जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि पुलिस और डाकुओं का कोई गठबंधन नहीं है, इस चीज़ के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए थे? डेकोइटी में इनकाउंटर शुरू हो गए, रोज ही कहीं यहाँ इनकाउंटर आ रहा, कहीं वहाँ। डाकुओं को लिस्टिंग शुरू हो। और E1, ई का मतलब एनिमी 1, E2 गैंग के कितने सदस्य हैं, उसके रिश्तेदारियाँ कहाँ हैं, कौन कौन से इसके प्लस पॉइंट हैं, कौन नेगेटिव पॉइंट है, इनके पास हथियार कहाँ है। अब बड़ा सिस्टमेटिक एक डाकू समस्या पर प्रहार शुरू हुआ। मैंने 8 जुलाई 1969 को जोरा में चार्ज लिया। छोटे मोटे तो इनकाउंटर हुए, 22 जिलों को मेहदौरा का इनकाउंटर, जिसमें कि प्लानिंग ये हुई, खबर ये थी कि डाकू गिरोह नाथू सिंह का गिरोह एक गांव में आके बसेगा। वो कुंवारी नदी, चंबल और कुंवारी के बीच में एक गांव है, पूरसा, काफ़ी दूर है, तो उसमें गांव में आएगा। रात को 1 बजे पहुंचे हम लोग, 7 किलोमीटर पैदल चल के उस गांव को घेर लिया। हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था। पश्चिमी भाग हमारा था,
उत्तर वाला भाग जो था वो केएल ठाकुर नए नए डीएसपी आए थे, वो डकैती क्षेत्र में पहले नहीं रहते, और पूरा वाला भाग आरएल वर्मा था, वो पहले डकैती एरिया में रहा। नदी के उस पार एक थोड़ी पार्टी लगा दी थी कि डाकू यदि नदी में कूद के उधर जाएं तो उधर भी पुलिस रहे। सवेरे हम लोग पहुँचे वहाँ तो कोई डाकुओं को नहीं दिखा, तो एक कुआं था उसके बगल में हम लोग बैठ गए। तब तक एक आदमी पानी निकाल रहा था और ज़ोर ज़ोर से घिरी की आवाज़ है, जब पानी निकालता तो आवाज़ आती है ना, उसी समय एक आवाज़ आई। तो सबने कहा साहब ये रिवाइन से आवाज़ आ रही है। थोड़े दूर हम लोग गए तो गोलियां चलना शुरू हो गई, और देखा तो 3 डाकू उधर से सामने आ गए। हमने एक डाकू को मारा तो गोली लग गई, मर गया, वो तो गिर गया। दूसरा डाकू ने गोली चलाई तो मेरे कान के बगल से निकल गई। तो थोड़ी देर बाद गोली चलना बंद हो गया। हमारे साथ जो पुलिस थी तो उनमें से एक ने कहा कि सर ये डीएसपी साहब गिर गए हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो हम लोग ने जाके देखा तो टीएमसी का छर्रा लगा था, टीएमसी गन होती है, उसका छर्रा लगा था, पूरा इतना बड़ा छेद हो गया था और वहीं गिर के मर गए थे। गैंग तो साफ हो गया, लेकिन हमारे 3 लोग मर गए। पहली बार रियल इनकाउंटर हो रहे थे जिसमें पुलिस का बलिदान हो रहा था, डाकू मरे तो मरे, 3 अफसर भी मर गए। तो पूरा शहर शव यात्रा में सम्मिलित हुआ, और सहयोग पुलिस पब्लिक के सहयोग का एक नया चैप्टर वहीं से शुरू हुआ। उसी इनकाउंटर में मुझे प्रेसिडेंट द्वारा गैलेंट्री मेडल अवार्ड भी मिला था। आप लोगों ने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई थी कि माधो सिंह जैसा खूंखार डाकू भी सरेंडर करने को मजबूर हो गया था? हम लोगों ने 69 में 144 डाकू मारे या बड़े डाकू गिरफ्तार हुए। दूसरे साल 145, बहुत बड़ा नंबर था। जहाँ के 10-20 डाकू ही मरते थे, 144-45। एक इन्फॉर्मेशन आई, इन्फार्मर आया कि साहब हमने माधो सिंह गैंग के खिलाफ इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो उसके कुछ आदमी मारे गए थे। तो वो इन्फार्मर को मारने के लिए 17 आदमियों का जो फाइटिंग फोर्स है, सबसे अच्छे लोग लड़ाके हैं, उनको भेजा, इसको मारा। तो मैं, सुरजीत सिंह, आरएल वर्मा तीनों बैठे प्लान करने के लिए इसको कैसे ट्रैप किया जाए। हम लोगों ने प्लान ये किया था कि एक तो नदी के किनारे वो गांव था, तो नदी पर एक पार्टी बाहर से लगा दी थी, 2 पार्टी लेफ्ट और राइट लगा दिया। मैदान की ओर से जाते हुए केवल एक पार्टी छोटी सी जाएगी, 4-5 लोगों की, ढीले ढाली बंदूक लेके जाएंगे, ताकि उनका ओपी देखे तो डाकू नेचुरल है कि भागेंगे। एग्जैक्टली दैट हैपन। और वो जैसे ही हमारी पार्टी गई तो ये ट्रैप में फंस गए, खूब गोलियां चली, पूरे 17 मारे गए। तो माधो सिंह ने कहा अब नहीं बच सकते, इतनी एक्टिव पुलिस है तो आज नहीं कल हम भी मारे जाएंगे। तो वो गैंग छोड़ के भागा। उसका एक रिश्तेदार था राम सिंह सर्वोदयी, उससे उसने कहा कि मुझे सरेंडर करवाओ, यदि मुझे फांसी नहीं होगी तो हम सरेंडर कर देंगे, क्योंकि वैसे ही मारे जाएंगे। और उस सेरेमनी का मैं इंचार्ज था जो सरेंडर हुआ था। सब डाकू बाकायदे गन लिए हुए, लटकाए हुए और बिंडोलिया बांधे हुए, एमुनिशन भी, और हम सब पुलिस वाले डंडे लेके, किसी के पास कोई बंदूक नहीं थी। वो आते थे, जय भवानी कहें, पहले जयप्रकाश जी को, फिर सेठी जी को माला पहनाए और अपनी बंदूक वहाँ रखें, और फिर वो घर जाके बैठे। 100 डाकू सरेंडर हुए पहली बार, फिर करके कुल 500 डाकू सरेंडर हुए। एक साथ 500 डाकू सरेंडर करवाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है कि चंबल के बीहड़ में डकैती का ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ था? एक तो ट्रेडिशन था डकैती का, बैंडिट्री का, बहुत पहले से। जब अफगानों का पीरियड था, इसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया, तो जितने छोटे मोटे राजा महाराजा थे उनको लूट लिया या कब्जा कर लिया मुगल सेना ने या मुसलमानों ने। तो वो भाग के कहाँ जाएं, तो रिवाइन से बहुत से चले गए। तो जब ये साउथ का खजाना जाता था उत्तर की ओर, तो उसको लूटते थे। इसलिए वहाँ डाकू को डाकू नहीं कहते, उनको बागी कहते हैं। ये एक आपराधिक समस्या है, ये सामाजिक समस्या भी नहीं, अपराध की समस्या। सर, किस तरह के अपराधी को डील करना ज़्यादा मुश्किल है, बीहड़ के ब्लू कॉलर वाले बागी या फिर इंदौर के वाइट कॉलर क्रिमिनल्स? पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव जिला है,
2 गुट थे उन्हीं में, तो उन्होंने कहा ऐसा अफसर पोस्ट करो जो किसी की न सुने, सही काम करे खाली। दैट इज़ हाउ आई वॉज सिलेक्टेड फॉर इंदौर। तो वहाँ क्राइम के सिंडिकेट, उनका कोई न कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन या पुलिस प्रोटेक्शन रहता था। तो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जितने हैं वो उनमें समाज में बहुत कुछ एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि व्यापारी वर्ग का के हिस्सों में से ही वो निकले हुए हैं, उन्हीं में से कोई न कोई है। चंबल घाटी में डाकू फेस करने से कम हमें मालूम है कि वो डाकू है, हमें मालूम है कि गोली मार देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ तो उनका पॉलिटिकल क्लाउड है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाउड है, पैसे का क्लाउड है, जुडिशियल कोर्ट में जाएं आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये जो वाइट कॉलर क्राइम है इसको डील करना ज़्यादा मुश्किल है। जब आपातकाल लगा था उस वक्त आप कहाँ पे पोस्टेड थे सर? हम मुरैना में एसपी थे और छुट्टी पर बनारस आए हुए थे। सवेरे जगे तो एक अखबार में लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जयप्रकाश नारायण। तो पता चला आपातकाल लग गया है। सर, इमरजेंसी के वक्त जयप्रकाश, राजनारायण, शरद यादव जी जैसे नेताओं को मीसा के अंडर अरेस्ट किया था पुलिस ने। कितना पावरफुल महसूस होता है जब हर चीज़ डंडे के बल पर चलती थी। देखिए, इमरजेंसी में यदि सबसे पावरलेस था तो पुलिस थी। जब रूल ऑफ लॉ होता है तो पुलिस के पास पावर होता है कानून के अनुसार काम करने का। जब डिक्टेटरशिप होती है, इमरजेंसी होती है, तो आपको डिक्टेट किया जाता है कि ये करिए। सब गिरफ्तारियां हम लोगों ने डिक्टेशन पर की थी। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, फिर पॉलिटिकल लीडर्स जितने हैं उन्हीं को गिरफ्तार सिलेक्टेड करें, आम जनता में से लोगों को ना करें, तकलीफ न दें। इमरजेंसी बहुत काला अध्याय है भारतीय प्रजातंत्र का। आपका गरीबों के लिए हमेशा एक अलग तरीके का लगाव रहा है, चाहे वो न्याय की लड़ाई हो या फिर उनकी किसी भी तरह की मदद। तो ये जो भावना है वो आपके अंदर कैसे आई सर? जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो मैंने अपने उससे वादा किया था कि हमें, पहली जनरेशन है, हम गांव से निकले हैं, तो अपने को स्थापित करने के लिए, अपने परिवार को स्थापित करने के लिए और त्याग करना पड़ेगा। त्याग कैसे करेंगे? हम खूब मेहनत करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे। गरीबों के प्रति काम करने की धारणा हमारी माँ से आई। उस समय बड़ी गरीबी थी, गांव में कई घरों में पूरा चूल्हा नहीं जलता था। तो हम लोग धनी घर था हम लोगों का। हमारी माँ पता करके किसके घर चूल्हा नहीं जला है, हमसे ही बाबूजी की चोरी चोरी चावल, दाल, आटा भिजवाती थी, उसके घर दे आओ, तो सहायता करती रहती थी। तो गरीबों के प्रति लगा वो हमारी माँ के कारण बचपन से ही था। अब पूरी नौकरी मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब किसी गरीब का मैं काम कर दूं, किसी को न्याय दिलवा दूं और आउट ऑफ द वे जाके न्याय दिलवाऊं, और शाम तक बड़ा आनंद लगता था कि मैंने अच्छा काम कर दिया। आपकी किताब में एक आदिवासी लड़की के रेप की घटना है, क्या घटना थी वो? मैं सवेरे सवेरे चाय पी रहा था, तो एक मजदूर टाइप आदमी अपनी 2 लड़कियों को लेके हमारे बगने पाया। एक छोटी ही बच्ची थी, 18-19 साल की होगी। तो उसने कहा कि साहब, डॉक्टर साहब ने हमारी लड़की के साथ गलत काम कर दिया। तो मैंने सीएसपी को कहा इसमें मुकदमा कायम करो। इन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं ये सब, तो मुकदमा कायम नहीं किया। मुझे किसी ने फ़ोन किया, क्यों कप्तान साहब आप भी बिक गए? तो बड़ा गुस्सा है, कैसे कहते हो तुम? अरे वो डॉक्टर बंडी ने खरीद लिया ना। मुकदमा कायम करवाया, जांच करवाई, मेडिकल रिपोर्ट और सीमेंट का वो सब लिया गया, उसको जांच पर भेजा, सिद्ध हो गया कि ये बलात्कार इन्होंने किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में एक बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई थी और उस ट्रेजेडी से कुछ वक्त पहले आप भोपाल के एसपी थे। क्या इस ट्रेजेडी को एडमिनिस्ट्रेशन रोक सकता था? भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना है जो पेस्टिसाइड बनाता है जहरीली गैस से। मैं एसपी भोपाल था तो एक दिन रिटायर्ड आईजी नागू साहब, रिटायर्ड डीन मेडिकल कॉलेज और यूनियन कार्बाइड के सीएमडी में से मिलने आया ऑफिस में। उन्होंने कहा कि साहब, पुलिस ने हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया, अब झूठा मुकदमा कायम कर लिया है। हमने कहा क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा एक मजदूर मर गया था।
तो उनका हाँ, हमारी क्राइम मीटिंग में बात आई थी, मैंने ही मुकदमा कायम करवाया मजदूर को। कैसे मरा वो आदमी? तो उन्होंने कहा साहब वो गैस लग गई थी। तो हमने कहा गैस के लिए सुरक्षा की व्यवस्था किया? उन्होंने बड़ी से सुरक्षा की व्यवस्था साहब, उसकी गलती से वो मास्क बिना लगाए चला गया था इसलिए मर गया। तो बहुत मैं उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, फिर भी उस चालान तो उस केस का करवा दिया दूसरे। 1-1.5 महीने बाद एक मजदूर फिर बेहोश हो गया और 2-4 और लोग बेहोश हो गए दूर वाले। तो मजदूर एजिटेटेड थे, मेरे पास डेलीगेशन आया मजदूरों का कि साहब ये गैस छूटी है, उसमें कार्रवाई करवाइए, नहीं तो एक दिन पूरा भोपाल सोता रह जाएगा, इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी गैस है कि यदि लीक कर गई तो पूरा भोपाल सोता रह जाएगा, मर जाएगा। मैं प्रमोट होकर DIG रायपुर चला गया। तो एक दिन किसी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ गैस छूट गई है। तो राज्य शासन ने जो डिफेंस लिया, उसमें जो मुकदमे हमने 2 कायम करवाए थे, उसी को कोर्ट किया कि इनके खिलाफ हमने पहले भी कार्रवाई की थी। लेकिन बेसिक बात ये थी कि वो कारखाना भोपाल में लगना ही नहीं चाहिए था। आपकी आत्मकथा में कर्फ्यू माता मंदिर का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। क्या सच में वो मंदिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक माइलस्टोन एग्जाम्पल है? भोपाल एक नवाब की रियासत थी, तो वहाँ हिंदू बड़े दबे दबे से थे। इस जो इलाका है बहुत बड़ा, उसमें जो हिंदू रहते थे, पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं, एक मंदिर दे दो। तो नई मंदिर दिया प्रशासन ने। तो प्रतिमाएं बैठती थी, दुर्गा की प्रतिमाएं। तो जब प्रतिमाएं बैठी तो उसमें उन्होंने एक परमानेंट मूर्ति रख दी। एक सर्वे करवाया तो पता चला पूरा शहर के जितने हिंदू हैं वो कहते हैं कि गलत ही मूर्ति रखी हो, लेकिन अब मूर्ति रख गई है तो नहीं हटाना चाहिए, या तो मंदिर के लिए जगह दो हमें। तो चीफ सेक्रेटरी और DG ने कहा नो, रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल, कानून का शासन चलना चाहिए, मूर्ति हटा दी जाए वहाँ बाई फोर्स। जैसे हटाई तो पूरे शहर में बवाल हुआ, कर्फ्यू लगा। अच्छा, मुसलमान इस दंगे में पुलिस भर से हिंदू थे, मुसलमान नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। मुसलमानों से हमने कहा भाई हमें इनके लिए कोई ज़मीन देनी पड़ेगी। तो एक मुसलमान ने कहा कि जहाँ मूर्ति लगी है उसके सामने ही दे दीजिए, सड़क पर ही। 8x8 की तो मूर्ति लगेगी, एक मंदिर बन जाए तो क्या फ़र्क पड़ता। तो हमने कहा आप कहाँ रहते हो? कहा उसके पीछे ही हमारा घर है। तो हमने कहा अपने घर के सामने ही तुम मंदिर बनवाओगे? अरे उन्होंने कहा साहब हमारे घर के नीचे का पूरा किराए पर है, कलारी है, और हम उसको हटा ही नहीं पा रहे हैं, कोर्ट से स्टे लेके आया हुआ है। तो कम से कम मंदिर बनेगा तो कलारी तो हट जाएगी। उसका नाम ही कर्फ्यू माता रख दिया है। एक IPS ऑफिसर के रूप में पहली पोस्टिंग से लेके कर्फ्यू माता तक का आपका सफ़र कितने सालों का रहा? मैंने IPS 14 नवंबर 1966 को ज्वाइन किया। ट्रेनिंग हम लोगों की NPTC नेशनल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, उसमें एकेडमी नहीं थी, एक कॉलेज कहते थे, माउंट आबू में होती थी। और ट्रेनिंग के बाद हम ASP ट्रेनी के रूप में जिला ट्रेनिंग के लिए 1967 में उज्जैन आए। उज्जैन में करीब 1.5 साल ट्रेनिंग की हमने, और फील्ड पोस्टिंग हमारी उसके बाद मुरैना ज़िले में ASP के रूप में जोरा में हुई। जोरा से हम प्रमोट होके भिलाई गए, SP भिलाई, और 6 महीने भिलाई में रहने के बाद फिर SP और कम एडिशनल SP दोनों पोस्टिंग हमारी हुई भिंड में। 1972 में जब मैं भिंड में SP था तो सरेंडर रिवॉर्ड एक्वायर्स का, जिसका मैं इंचार्ज था। भिंड में भी मैं 6 महीने रहा, और भिंड के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई राजनांदगांव। मैं पहला पुलिस अधीक्षक पोस्ट हुआ वहाँ, और वहाँ से फिर हम मुरैना फिर पोस्टिंग हुई, डिक्वाइटी फिर से शुरू हो गई थी सरेंडर के बाद, तो हमें पोस्ट किया गया मुरैना में 1975 में, जहाँ मैं करीब 2.5 साल तक रहा। 1977 में मैं फिर SP इंदौर वहाँ से पोस्ट हुआ। 1980 में वहाँ से मैं बिलासपुर SP के रूप में पोस्ट हुआ। 1 साल रहने के बाद फिर भोपाल का SP बना, और भोपाल में 2 साल रहा। 1983 में भोपाल से प्रमोट होकर DIG रायपुर बना। 1985 में DIG इंटेलिजेंस
के रूप में हमारी भोपाल फिर से पोस्टिंग हुई और 1986 में डीआईजी भोपाल रेंज मुझे पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ डिक्वाइटी होने लगी थी आसपास, फिर रेंज में हमें पोस्ट कर दिया। थोड़े दिन तक पीएचक्यू में रहा। इसके बाद 1990 में मैं आईजी जबलपुर बना और 3 साल रहने के बाद भारत सरकार में जेआईसी में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का संयुक्त सचिव बना 1993 टू 1998। लौटने के बाद स्टेट में वापस डायरेक्टर जनरल मध्य प्रदेश में रहा और 2000 में नवंबर में बना था छत्तीसगढ़ स्टेट, तो वहाँ चला गया। डीजी पुलिस हेड ऑफ द स्टेट बना और डीजी पुलिस के रूप में मैं रिटायर हुआ 2002 के जनवरी महीने में। तुरंत ही मुझे एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया चीफ मिनिस्टर ने। 2006 में फिर भारत सरकार ने मुझे कंसल्टेंट अपॉइंट किया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रूल्स लिखना था मुझे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, और उनका मैनुअल मैंने ही लिखा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों बनाया गया था? मैंने रूल्स लिखे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, जो टेररिज्म में ब्लैक मनी यूज़ होती है उसके खिलाफ एक्शन के लिए। लेकिन कैसे लागू किया जाए ये समस्या थी, तो उस कमेटी का अपॉइंट कर दिया मुझे एडवाइज़र फाइनेंस मिनिस्ट्री में। हमारे हिसाब से बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, उसको कुछ सॉफ्ट करने की प्रोसीजर में हमने कोशिश भी की, लेकिन अब भी बड़ा तगड़ा लॉ है। आपसे अगर राय ली जाए तो पुलिस में किस तरह के सुधारों की ज़रूरत है? पुलिस में 2 तरह के सुधार की ज़रूरत है। एक तो जनता को पुलिस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकल लेवल पर जनता का उस पर कंट्रोल। नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि गांव में एक इंटेलिजेंस आती है या कुछ घटना घटती है, इसका सीधे दिल्ली तक एक संस्था हो जो कि कोऑर्डिनेट करे। भारत को सबसे बड़ा टेरिटोरियल थ्रेट किस कंट्री से है? पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट बनाया गया जो कि हिंदू इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, अपने लिए नहीं है, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए बनाया। पाकिस्तान तब तक डील नहीं हो सकता जब तक उसकी आर्मी का मनोबल न गिरे, आर्मी की आईएसआई समाप्त न हो। पाकिस्तान को डील नहीं कर सकते, वो लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। 2001 में जब अमेरिका में हो गया, उसके पहले तक तो ये मानते ही नहीं थे कि जम्मू एंड कश्मीर कोई कम्युनल प्रॉब्लम, वो कहते लोकल प्रॉब्लम आपकी। जब इनके यहाँ बम विस्फोट होने लगे तब सोचा कि ये जो टेररिज्म है इट्स ए प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम। तो अब ग्लोबल प्रॉब्लम सबके समझ में आ रही है। दूसरा चीन है, वो विस्तारवादी नीति है उनकी, वो खाली तिब्बत लेके संतोष नहीं है उनको, पूरे दुनिया पर कंट्रोल करना, उसके पहले हिंदुस्तान को भी इनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोलंबो में अपना बना दिया, ग्वादार ले लिया पाकिस्तान का, म्यांमार में अपने इंस्टीट्यूशंस किए हुए हैं। तो चीन को भी डील करने की ज़रूरत है। तो भारत विश्व कम्युनिटी से मिलकर ही इन समस्याओं को हल कर सकता है और इससे निजात पा सकता है। सर, आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, एनकाउंटर्स किए, डाकुओं को सरेंडर कराया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बनाया, तो इतने व्यस्त पुलिस सर्विस से रिटायर होकर अब आप अपना वक्त कैसे काटते हैं? मैंने सोचा कि मेरी आवश्यकताएं बड़ी सीमित हैं, तो पेंशन में काम चल जाएगा, खेती बाड़ी बहुत है, तो पैसे की ज़रूरत ऐसी नहीं है मुझे, तो मैं ऐसा काम करूं जो मुझे रुचिकर हो। तो पहले तो यादों के अपना एक वृत्तांत लिख दिया, परित्राणाय साधुनाम, जिसमें एक पुलिस अफसर और ऐसे हिस्ट्री बदली है उसको लिख डाला। इसके बाद दूसरा यादों पर एक किताब लिखी, द इंडस टू कावेरी। एक पुलिस पर किताब हमने लिखी, आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था। एक मैं लेक्चर देने गया था कलार लोगों पर, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब कलारों की हिस्ट्री पर लिख दीजिए, तो एक किताब वो लिख दी, द कलार्स ऑफ इंडिया।
एक कहावत है ना कि अ पुलिस ऑफिसर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। रिटायरमेंट के बाद आज भी अपने खाली समय में पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कैसे और बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं, वह उस पर और भी कई नए सब्जेक्ट्स पे डॉक्टर यादव जो किताबें लिख रहे हैं, अगर आप उनकी किताब पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।